रियल एस्टेट का डीएनए क्वेश्चन क्या है? आप सोचेंगे डीएनए, मैं रियल एस्टेट के जेनेटिक इश्यूज की बात कर रहा हूं। नहीं, आज के इस लाइव सेशन में मैं रियल एस्टेट के डीएनए पे सवाल करूंगा और डीएनए से मेरा मतलब है डू नॉट आस्क। इस लाइव सेशन में मैं वो सारे सवाल आज लेना चाह रहा हूं जो मुझसे बार बार पूछा गया है और इनमें से ज्यादातर सवालों का अलग अलग एस्पेक्ट से मैं कई अलग अलग वीडियो में जवाब दे चुका हूं। लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि एक आम इंडियन का कंसर्न जो तीन चार मुद्दों पे होता है उस पे बार बार सवाल क्यों उठता है, और शायद इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को डीएनए क्वेश्चन कहता हूं, डू नॉट आस्क क्वेश्चन। वो इसलिए कि फाइनेंस में वन साइज फिट्स ऑल कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक जवाब जो सबके लिए सुटेबल हो, ये हो ही नहीं सकता है। मनी मैनेजमेंट को मैं हमेशा कहता हूं पर्सनल फाइनेंस कहा ही इसलिए गया है क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर किसी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग अलग होती है, हर किसी की नेटवर्थ अलग होती है, हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं। तो वो क्या सवाल हैं जिसको कि मैं डीएनए क्वेश्चन कहता हूं, डू नॉट आस्क क्वेश्चन। पहला सवाल, और ये मेरे से न सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर बल्कि कई टीवी चैनल्स के डिबेट में भी बार बार पूछा जाता है, बाय और रेंट, घर खरीदें या किराए पर रहें। अब इस सवाल का मैं कोई स्पेसिफिक जवाब कैसे दे सकता हूं जो जवाब ऐसा हो जो सबके लिए सुटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको डो नॉट आस्क क्वेश्चन इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझसे जब भी कभी पूछा गया है कि घर खरीदें या किराए पे रहें, तो मेरा जवाब होता है कि यह सवाल किसके लिए है, किस इंसान को मुझे यह सजेस्ट करना है कि वो घर खरीदे या किराए पे रहे। अगर एक इंसान, एक यंग लड़का है, 25 साल, 28 साल, 30 साल की उसकी उम्र है, उसकी कोई फाइनेंशियल नेटवर्थ नहीं है, कोई अभी उसकी लाइफ में स्टैंडिंग नहीं है, क्या उसे घर खरीदना चाहिए? नहीं, उसके लिए एडवाइस होगा कि वो रेंट पे रहे। रेंटल रिटर्न और बोरोइंग कॉस्ट के बीच में 5.5-6% का गैप है, तो उसे कोई नहीं कहेगा कि आप घर खरीद लें। हालांकि आमतौर पर इंडिया में लोग गलती यही करते हैं कि लोग अपनी लोन एलिजिबिलिटी को अपनी अफोर्डेबिलिटी मान लेते हैं। जो पैसा आप बैंक से बोरो कर सकते हैं अपने घर खरीदने के लिए, उसको आप अपना हैसियत समझ लेते हैं। तो जब मुझसे ये पूछा जाता है बाई और रेंट, तो मैं पूछता हूं कि ऑडियंस कौन है, किसके लिए मुझे जवाब देना है। अगर एक यंग लड़के के लिए जवाब देना है जो 25 साल, 28 साल, 30 साल या 35 साल तक की उम्र का है, जिसकी कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नेटवर्थ नहीं है, तो उसके लिए जवाब अलग है। उसके लिए जवाब है कि उसे रेंट पे रहना चाहिए। लेकिन अगर आप 45 साल के आसपास आपकी उम्र है, आपका एक फाइनेंशियल नेटवर्थ बन गया है, तब यही जवाब आपके लिए बदल जाता है। यहां पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको किराए पे रहना चाहिए, और वो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अगर आपका एक फाइनेंशियल नेटवर्थ है, तो क्या आप अपना पूरा फाइनेंशियल नेटवर्थ, से फॉर एग्जांपल आपके पास 4 करोड़ का कॉर्पस है, क्या पूरा 4 करोड़ आप किसी एक असेट क्लास में डाल सकते हैं? क्या आप 4 करोड़ सीधा सीधा फाइनेंशियल असेट में डाल सकते हैं? हालांकि आपको इस तरह के एडवाइस आजकल बहुत मिल रहे हैं, लेकिन वो एडवाइस देने वाले वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। उन्हें कुछ फाइनेंशियल असेट बेचना होता है या किसी फाइनेंशियल असेट लॉबी को प्रमोट करना होता है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट से बियॉन्ड जाकर मैं पूरे इन्वेस्टमेंट होराइजन पे बात करता हूं, और इसलिए मैं कभी टारगेट ऑडियंस को देखे बिना स्पेसिफिक एडवाइस नहीं देता हूं। तो अगर आपकी उम्र 45 साल है, आपके पास 4 करोड़ का नेटवर्थ है, तब हां, आपको अपना 1-1.5 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में रखना चाहिए, और उसके लिए आपको रियल एस्टेट खरीदना भी होगा। तो बाई और सेल जो है वो हमेशा डीएनए क्वेश्चन है, डू नॉट आस्क क्वेश्चन। आप अपनी फाइनेंशियल असेट के अनुसार, अपने फाइनेंशियल नेटवर्थ के अनुसार डिसीजन खुद लें। कभी भी किसी से पूछकर आप एडवाइस लेकर आप इन्वेस्ट ना करें। तो ये है वो पहला डीएनए क्वेश्चन। इसी के साथ एक और डीएनए क्वेश्चन है जो अक्सर मेरे पास आता है, और खासकर जब टीवी चैनल्स में मैं होता हूं और लाइव शोज में लोग पूछते हैं किस लोकेशन पे घर खरीदना समझदारी है। क्या हम
शहर की पेरिफेरी लोकेशन पे बड़ा घर और थोड़े कम पैसे में बड़ा घर खरीदें, या मेन सिटी सेंटर में एक छोटा घर लें जो मेरे ऑफिस के पास हो? अगेन ये एक डीएनए क्वेश्चन है। वो इसलिए कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद कौन है और आपका लॉन्ग टर्म होराइजन क्या है। आप लंबे समय में कहां रहना पसंद करेंगे? देखिए, नौकरी किसी की भी हो, अगर आप, और ये मैं मानकर चलता हूं कि इंडिया में 40-45 साल से कम उम्र में कोई घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आपका होराइजन है कि आपको पोस्ट रिटायरमेंट शहर के आउटस्कर्ट्स में जो लोकेशंस हैं वहां रहना है, तब आपको वहां खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आपका होराइजन ये है कि अभी आप सिटी सेंटर में एक छोटा घर ले लें ताकि आपको वॉक टू वर्क का फैसिलिटी मिल जाए, आपको ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं करना पड़े, और पोस्ट रिटायरमेंट आप उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करके अपने होम टाउन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत एडवाइजेबल है कि आप मेन सिटी सेंटर में खरीदें। लेकिन अगर आपको पोस्ट रिटायरमेंट उसी शहर में रहना है, तो फिर मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपको मेन सिटी सेंटर में घर खरीद कर अपना पैसा वहां ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आपको वो पैसा लिक्विडेट करना होगा। और यहां आप ये पूछ सकते हैं कि मेन सिटी सेंटर का बेचकर पेरिफेरी लोकेशन पर तब भी खरीद सकते हैं? नहीं। मेन सिटीज में पेरिफेरी लोकेशंस पे जो प्राइस हाइक होता है वो छोटे शहरों से ज्यादा तेज स्पीड से होता है। तो इसीलिए ये वो क्वेश्चंस हैं जिसका कोई स्पेसिफिक वन साइज फिट्स ऑल आंसर हो ही नहीं सकता है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बेसिकली डीएनए क्वेश्चन में इसीलिए कहता हूं आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद असेस करना है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। इसी तरह एक और डीएनए क्वेश्चन मेरे पास आता है, रियल एस्टेट में कहां पैसा लगाएं, रेजिडेंशियल में या कॉमर्शियल में? अगेन, ऐसे सवालों का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं जब मुझे यह नहीं पता है कि आपका नेटवर्थ क्या है, आप रियल एस्टेट किस पर्पज से खरीद रहे हैं, आपको रहने के लिए घर चाहिए, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आप जा रहे हैं तो आप इन्वेस्टर के तौर पर जा रहे हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में रिटर्न ज्यादा होते हैं, हालांकि रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपको कोई भी आउटसाइडर नहीं दे सकता है, और खासकर कोई ऐसा आदमी आपको इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता है जिसको आपका पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो नहीं पता है, जिसको यह नहीं पता है कि आपके पास क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न जो है वो कैपिटल एप्रिसिएशन 6-7% का और रेंटल 2% का होगा। कॉमर्शियल में यही आपका रेंटल रिटर्न 7 से 8% तक जा सकता है। कैपिटल एप्रिसिएशन भी अगर वो शहर के सिटी सेंटर में है तो ज्यादा तेज होगा। लेकिन आप कौन हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको रेजिडेंशियल खरीदना चाहिए या कॉमर्शियल। अब आप कौन है में सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि आपको रहने की जरूरत है या आपको रिटर्न चाहिए। हो सकता है आपको शहर में रहने की जरूरत हो लेकिन आपके पास होम टाउन में काफी प्रॉपर्टी हो, इन दैट केस आप रेंटल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रहते हुए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वो सवाल हैं जिसमें आपको पहले खुद को इवेल्युएट करना है, आपकी जरूरत क्या है, आपका नेटवर्थ क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। और इसीलिए ये सारे सवाल जो हैं वो मैं बेसिकली डीएनए क्वेश्चन बोल करके टाल देता हूं, मैं इन सवालों का सीधा जवाब देना नहीं चाहता हूं। एक चौथा सवाल भी है, रियल एस्टेट में हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें? ये अगेन एक डीएनए सवाल है, इसलिए कि आपका आरओआई जो है वो सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का आपका पर्पस क्या है, आप क्या उसको कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए खरीद रहे हैं, ग्रोथ के लिए खरीद रहे हैं, या उस प्रॉपर्टी को आप रहने के लिए खरीद रहे हैं। क्या आपके पास इतनी फाइनेंशियल नॉलेज है कि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी समझते हैं? क्योंकि जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो आरओआई इंडिया में अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म में देखते हैं, इतना पैसा डाला इतने साल में इतना हो गया, ये है एब्सोल्यूट इतना पैसा का रिटर्न। लेकिन पैसे के कई तरह से रिटर्न कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल, ओवर द ईयर्स अगर आपको देखना है तो एब्सोल्यूट नंबर नहीं, आपको सीएजीआर देखना पड़ता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखना होता है। लेकिन अगर आपने वही पैसा एक साथ नहीं, एक मुश्त नहीं इन्वेस्ट किया है, थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट किया है, तो एक्सआईआरआर देखना होता है, एक्सटेंडेड इंटरनल रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न।
तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, आपका नेटवर्थ क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपकी लाइफ की ओवरऑल प्लानिंग क्या है। ये सारे वो सवाल हैं जो मैं अक्सर देखता हूं, न सिर्फ मेरे पास आते हैं, कई यूट्यूब चैनल्स पे भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और लोग ऐसे सवालों के एक्सपर्ट बनकर जवाब देते हैं। मैं सबको कहता हूं कि भाई आप जेनरिक एडवाइस के भरोसे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस मत लें। आज पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम इमर्ज कर गया है डिजिटल वर्ल्ड में, वो एक फ्रॉड इकोसिस्टम बनता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो पूरा डिजिटल वर्ल्ड का एल्गोरिथम भी है, वो दो ही चीजों को ज्यादा पुश करता है, या तो होप या फियर, और इसी में फंसकर लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। आपको कभी भी किसी से भी पूछकर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप कहां इन्वेस्ट करें, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें, कॉमर्शियल में करें, रेजिडेंशियल में करें, घर खरीदें या किराए पे रहें। ये सारे सवालों के जवाब आपको खुद से पूछने हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वाकई एडवाइस की जरूरत है, तो आप किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर के पास जाएं। कोई ऐसा सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, अगेन एक कैवियट दे दूं, जो कुछ बेच नहीं रहा हो, जो प्योर प्ले आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हो, और आप उसके पास जाकर अपने पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करवाकर डिसीजन लें। ऐसे सवालों का जवाब आपको जेनरिक नहीं दिया जा सकता। अगर मेरी पूरी बात सुनने के बाद आपको लगता है कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जिनको आप डीएनए सवाल कहेंगे, डू नॉट आस्क वाले सवाल, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम फर्दर आगे और भी ऐसी बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपका कंज्यूमर इंटेलिजेंस। शुक्रिया।